हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। बेसिकली ये एस ई जेड के ऊपर है। ठीक है, तो एस ई जेड को ज़्यादा बेटर समझने के लिए हमें पता लगाना होना चाहिए कि एस ई जेड किसका पार्ट है। हमारे कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन के मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स भी इसको बोल सकते हैं हम। तो ये तीन तरह के होते हैं: ड्यूटी रेमिशन, ड्यूटी एग्जेम्पशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, तो ड्यूटी रेमिशन के अंदर आता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी एग्जेम्पशन के अंदर आता है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड ड्यूटी इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। ये मैं ढंग से बेसिकली आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट मेजर्स के अंदर आता है MEIS, SEIS, एक्सपोर्ट स्टेटस होल्डर, EPCG। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, वेरियस टाइप्स के आते हैं इसमें, ठीक है। इन इन दोनों के अंदर जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू है ड्यूटी रेमिशन एंड एग्जाम्पशन, इनमें ये यही आता है। बाकी एक्सपोर्ट मेजर्स के अंदर गवर्नमेंट ने जो भी छोटी छोटी बड़ी स्कीम्स बना रखी है ना, वो आएगी इसके अंदर। अब हम जब बात करते हैं एस ई जेड की, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक ही एस ई जेड से रिलेटेड है, तो इसके अंदर बात करते हैं 565 फॉर्मल अप्रूवल्स नोटिफाइड एरिया, जिसमें से देखो मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये नोट्स हैं प्रॉपर, आपको कहानी देखनी, जो मैं बोलूँगा वो सुनना है, ठीक है। मैंने बोला कि इंडिया के अंदर 565 फॉर्मल अप्रूवल्स मिले, किसके लिए? एस ई जेड एरिया बनाने के लिए। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपकी जो टैक्सेस होती है ना, ये तरह की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। इधर आपको सामान सस्ता पड़ता है, आप इधर से बाहर भेजोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये एक्सपोर्ट के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, ये उनके लिए बनाया जाता है एरिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया ने 565 एरिया को कहा, एरिया 5 नोटिफाई किया कि आप उसके अंदर ऐसी जेड जोन्स है ये, ठीक है। इंडिया ने 565 जोन्स को कहा कि ये ऐसी जेड जोन है, लेकिन उसमें से 60% अनयूटिलाइज्ड है। मतलब कि हमारी कैपेसिटी देखो, हमने नंबर्स तो ज़्यादा क्रिएट करे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण सिर्फ 40% ही यूज़ में है। और इंडिया का एस ना एरिया देखो, इसमें क्या है, इंडिया का जो एस एरिया है ये बेसिकली चाइना से लिया गया है। चाइना ने ये मॉडल अपनाया था, हमने उसको देखा देखी करके अपनाया। चाइना का बहुत ही कम है हमसे एरिया एस में। और मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ एक स्टेट, जैसे बोलते हैं ना, एक सिटी बोल सकते हैं, शेंजुएन। ये सर्च करना पड़ेगा, ये स्टेट है, ये सिटी है। सिर्फ इसकी ही जो एक्सपोर्ट्स है ना एस जोन के अंदर से, क्योंकि शेंजन एस जोन में आता है, इसका जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट से कहीं गुना ज़्यादा है। मतलब कि 4 गुना ज़्यादा है। इंडिया का 1/4 है इसके एक्सपोर्ट से। मतलब इंडिया का सारा मिला लो तो 1/4 पड़ता है। मतलब इतनी घटिया एफिशिएंसी है इंडिया की, ठीक है। ये एक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं एस जोन की, ठीक है। देखो एस तक हम कैसे पहुँचे। मैंने बोला सेकेंड 5 ईयर प्लान था, महल नोबिस मॉडल बनाया गया, जिसमें हमें बोला कि इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो। भाई बाहर से सामान मत मंगाओ, उसकी जगह कोई विकल्प ढूंढो कि हमारे देश में मिल जाए वो सामान। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, इंपोर्ट कम करो, सिंपल सी बात है। फर्स्ट वाले पॉइंट में भी यही बात करी थी। बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज को, मतलब कि हैवी इंडस्ट्रीज लगाओगे तो हम मशीन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो हमारी छवि है ना, उसको उससे कुछ अलग करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। बिफोर SEZ इट वॉज EPG। मतलब कि SEZ से पहले हमारे इधर ये EPG नाम से चीज़ थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सॉरी, ठीक है। धीरे धीरे करके ये SEZ में कन्वर्ट हुआ। अब देखो क्या होता है, EPZ क्या होता है, हमें पहले EPZ के बारे में पता होना चाहिए। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट दिस। 1965 में सबसे पहली बात ये टेक्निक आई। अब देखो पूरा पता लगेगा, मैंने बताया, स्टार्टिंग बताता हूँ। 1965 में आई, ठीक है। कांडला और गुजरात के पोर्ट पे आई, ठीक है। ये दो स्टेट सबसे मेन थे। कांडला कांडला स्टेट नहीं है, सॉरी, ये सिटी है, और गुजरात स्टेट है। देर आर स्पेशल एनक्लेव्स टू प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एटमोसफेयर इंटरनेशनल कम्पिटेटिव टू द प्रमोट एक्सपोर्टर्स। मतलब कि ये ड्यूटी फ्री था, इधर जो भी सामान था वो ड्यूटी फ्री था। सिंपल सी बात है, 100 रुपये की चीज़ में अगर मैं 20 रुपये ड्यूटी दे रहा हूँ तो उधर आके वो चीज़ 80 रुपये की हो जाती। तो मेरे को क्या कॉस्टिंग पड़ी? 80 रुपये। क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वी कैन नॉट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ी मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम
ज़्यादा प्रॉफिट खुद गेन कर पाए, इसके कारण हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, गवर्नमेंट को क्या मिला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिला। बेनिफिट्स इन प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, प्रोमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। देखो ये रहा एक छोटा सा मैप, ये कांडला पोर्ट है। अब मैंने इसमें क्या बोला था कि इसमें हुआ क्या, ठीक है, इसके अंदर तीन तरह की चीज़ें हुई। पहले बोला कांडला पोर्ट में क्या हुआ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो मैंने बात करी कि इसकी ईपीजेड जोन के अंदर क्या क्या है फैसिलिटीज़, मैंने बोला मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल कंसेशंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ड्यूटी बैक कर देती है, इनकम टैक्स में भी कुछ छूट मिलती है। गवर्नेंस क्या है, सिंगल विंडो, क्लियरेंस एंड रेड टेप फ्री इन्वायरमेंट। अब ये रेड टेप क्या होता है, देखो देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब कि आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पे नहीं जाना पड़ेगा, जो इसके अंदर कंपनी है, मतलब इसके अंदर जो बिल्ट है, जो भी कंपनी, उसके पास एक अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसके पास एक अच्छा बैकग्राउंड है, इसके कारण उसको उधर जगह मिली है, तो ठीक है, तो उस पे इतनी रिलायबिलिटी है गवर्नमेंट को कि ये एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनी है। ये नहीं कि मुझे एक बार एक्सपोर्ट करना है तो मैंने उधर खोल लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना यार, ठीक है। जो रेगुलर एक्सपोर्ट बेसिस कंपनियाँ होती है वो इसके अंदर आती है, ठीक है, तो उनको सिंगल क्लियरेंस विंडो मिल जाती है, मतलब कि ज़्यादा लफड़े में नहीं रखना पड़ता कि ये वाला फॉर्मेट, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ या वो दिखाओ, ठीक है, जो प्रॉपर है, बहुत लिबरलाइज फॉर्म में होता है। रेड टेप फ्री क्या होता है, हमें पता है रेड टेपिज्म, दफ्तरशाही, भाई इधर से साइन करवा कर आओ, उधर साइन करवाओ, ऐसा सिस्टम नहीं है इधर, ठीक है। अब बेसिकली मैं ईपीजेड के बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इधर क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री होती है, आउटसोर्स फ्री होता है, और पैकेजिंग भी आपको बेस्ट क्वालिटी की स्टैंडर्ड की मिलती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा रेट्स। मैंने बोला कि मैं कोई सामान भेज रहा हूँ तो उसकी कोई गाइडलाइंस होती है कि उसको उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे मैंने बात करी एक्सपोर्ट प्रमोशन, नाम याद नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन करके कुछ थी एजेंसी, 1963 के अंदर बिल्ट हुई थी। वो बेसिकली इस पे ध्यान देती है कि हम जो सामान भेज रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी फ्री मिलता है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं बाहर से कोई सामान मंगा रहा हूँ, मैं मंगा नहीं रहा, मैंने क्या किया, मेरी कोई, जैसे मैंने बोला छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मेरी कोई बाहर बाहर से मैं कोई सामान मंगा रहा हूँ अपने लाइसेंस के नाम पे, ठीक है, मैं क्लियरेंस करवाता हूँ, एजेंट हूँ, तो जो सामान आएगा वो मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन मैंने उसके साथ एक आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट कर रखा है कि जो सामान आएगा वो फॉर 1 ईयर 2 ईयर हम इसके इस बंदे के थ्रू क्लियर करवाएंगे, ये आउटसोर्सिंग एजेंट होता है। देखो अब ईपीजी कब आया था, 1960 में आया था, लेकिन जब उसकी पॉलिसी थी ना, कैग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, कैग होती है हमारी एक रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो ये फाइनेंशियल अपने मिनिस्टर्स बनाई जाती है उधर बनती है कैग रिपोर्ट, ठीक है, 1989 में ये आई प्रॉपर, इंक्रीज एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इंडस्ट्री। इसकी ये बना किस लिए था, ये बना था हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी, अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा बनेगी, और अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन असलियत में हुआ क्या, असलियत में ये हुआ, बट इट मोस्टली फेल। हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हुआ, लेकिन सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में, कुछ मतलब कि एक एब्सोल्यूट लेवल तक हुआ, ये नहीं कि कंटिन्यूसली राइजिंग कर रहा है। फिर आया ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, हमने क्या कहा था इसके अंदर कि हम इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करेंगे, फिर हम मशीन्स भेजेंगे, लेकिन हुआ क्या, हम वही अपने स्टार्टिंग के पॉइंट पे आ गए और हम सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी से ही बेचते थे। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हो गया, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ट्रेडिशनल चीज़ें, क्योंकि इंडिया में जेम्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया यही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ ईपीजेड बनाने का हमने, जब हमें एक्सपोर्ट ही ऐसी चीज़ें करनी है तो। फिर बात आई है, जो हमें नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट था ना वो हमारा फेल हो गया। मैंने क्या बोला, ये जो हमारी स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ थी, एग्रीकल्चर हो गया, ये हमारे जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, हमने सोचा था कि ईपीजेड बनाएंगे तो हम मशीन्स वाली चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड वर्क करेंगे, हम इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे ऐसी चीज़ें जो मशीन से रिलेटेड है, बट हम ट्रेडिशनल चीज़ें पे ही भेज रहे हैं। इसका मेन कारण क्या था कि सिंगल विंडो क्लियरेंस था, एंड डे टू डे रिस्ट्रिक्शन भी था इसके अंदर।
देखो ये कारण है इसका, सिंगल विंडो अगर अच्छी है तो बुरी भी है, ठीक है। और डे टू डे रिस्ट्रिक्शंस, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि भाई आपको इतना ही करना है, इतना ही करना है। जब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को जब टैक्स माफ़ करना होता है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत सोचती है, गवर्नमेंट भी एक बाउंडेशन करती थी यार, इतना परसेंट बंदा ये एक्सपोर्ट कर सकता है, इससे ऊपर करेगा तो यार हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो वो एक बाउंडेशन लेवल होता है, जो सब चीज़ों का एक लिमिटेशन होती है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, डे टू डे रिस्ट्रिक्शंस है। अब मैंने बोला कि इसके बाद इन्होंने चाइना की पॉलिसी अपनाई जो कि SEZ थी। अब इसमें एक टॉपिक छोटा सा और मैं कर देता हूँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या होते हैं? एक SEZ होता है, एक होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। Export oriented units are expected to generate net positive exchange earnings over a period of time, that is, its export value should be more than the import they have made। मतलब कि ऐसी यूनिट्स जो बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए होती है। अब मैंने बोला कि एक पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज कब होगा? जब मैं 100 रुपये की चीज़ मंगाई, उसको 200 रुपये में बेचा या उससे फालतू में बेचा, अगर ऐसा होता है तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा था, एक बार देख लेना आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।